चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और उन्होंने वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत को इस गुफ्तगू में कई बार तनकीद का निशाना भी बनाया। लेकिन इससे पहले जब हम देख रहे थे तो वो लहजा कुछ और था। जब 19 मार्च को ये कोरोना का मामला ताज़ा शुरू हुआ था तो इट सीम्ड लाइक एवरीबडी वांट्स टू वर्क टुगेदर और कोऑर्डिनेशन में काम होना चाहिए। 19 मार्च वाली जो बात कर रहे हैं, पहले हम आपको सुनवा देते हैं, फिर मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ होंगे और उनसे बात करेंगे। सर, इस वक्त नहीं, ये वक्त नहीं है अपना वज़ीर आज़म पे तनकीद करने के लिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब मैं कहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इसका मुकाबला कर सकता है, तो इसका मतलब है कि मैं समझता हूँ कि हमारा वज़ीर आज़म समेत पूरा पाकिस्तान इसका मुकाबला कर सकता है। लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए जो साइंस और फैक्ट्स हमें बता रहे हैं, उन इक़दामात को हमें उठाना पड़ेगा। लेकिन आज जो गुफ्तगू थी उसमें बहुत सी बातें थीं, जैसे कि बिलावल ने कहा कि वज़ीर आज़म को अब अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो कंटेनर पे नहीं हैं। वज़ीर आज़म को अंदाज़ा ही नहीं है कि उनके बयानात की कितनी अहमियत है। तारीख़ में कभी किसी हुकूमत ने कौमी आफत में ऐसा किरदार अदा नहीं किया। और भी बहुत सी बातें हैं जो उन्होंने की हैं। बिल्कुल, और बिलावल का कहना यह भी था कि किसी भी सूबे में कोई भी अगर मसला आ रहा है, वो मसला सिर्फ वफाक की तरफ से आ रहा है। हर सूबे को वफाक से मसला है, अदरवाइज कोई और मसला नहीं है। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। मज़हर अब्बास साहब, 19 मार्च को बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा था, और बड़े पुरुमीद भी थे, एंड ही वॉज वेरी मच विद वॉट एवर द प्राइम मिनिस्टर वॉन्टेड टू से। वो कोई कॉन्फ्रंटेशन उस वक्त नहीं करना चाहते थे, एंड ही वॉन्टेड टू गो अलॉन्ग विद ऑल द डिसीजंस मेड बाय प्राइम मिनिस्टर। आज उनका टोन बिल्कुल मुख्तलिफ था। क्या उन्होंने इतने अरसे में नाप तोल लिए, देख लिए व्हाट इज वर्किंग आउट, व्हाट इज नॉट, और इसलिए उनका लहजा बदल गया? शुक्रिया जी। देखिए, अगर आप उनकी टोन देखें कि मासिवाय लॉकडाउन के इशू पे उन्होंने दूसरे सवालात का जवाब नहीं दिया, और उन्होंने यही कहा कि मैं किसी और कंट्रोवर्सी में इस वक्त इस पर बात नहीं करना चाहता। देखिए, कल जो प्राइम मिनिस्टर का बयान था वो बिल्कुल गैर ज़रूरी था। जो उन्होंने अशराफियात को डिफ़ाइन किया, वो ऐसा, उनका पहले दिन से लॉकडाउन के बारे में एक अपना व्यू है, और वो ठीक है, उनका व्यू अपनी जगह ज़रूर है। लेकिन जब वो इस तरीके की बात कहते हैं जिस तरह का बयान उन्होंने कल दिया, तो वो बिल्कुल गैर ज़रूरी बयान था। इसलिए कि आज भी लॉकडाउन की पॉलिसी कर रही है, अब उसने स्मार्ट लॉकडाउन कहें या किसी और को लॉकडाउन कहें, चारों सूबे लॉकडाउन कर रहे हैं, तो फिर ये कहना कि जी अशराफिया जो है वो शायद लॉकडाउन अगर अमीर हो रहे होते नहीं जाती, अजीब सी बात। और एक ऐसे मौके पे जब आप कमांड अथॉरिटी जो है वो एक फैसला कर रही है, वजीर आजम अननेसेसरी बयान दे के कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, और ये गालबन उनकी दो तरफा पॉलिसी है। एक उनकी बात ये बात समझने की है तो वो ठीक कह रहे हैं कि जहां वो ये कहते हैं कि जी लॉकडाउन तवील अरसे तक पाकिस्तान जैसे ममालिक अफोर्ड नहीं कर सकते, इससे भूखा जो आदमी है उसकी सूरत हाल बहुत फरियाब हो जाएगी, बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी। ये बात उनकी ठीक है। मज़हर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। PTI के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, अपने वक्त दिया। फैसल साहब, वज़ीर आज़म ने कल एक रूलिंग एलीट या एलीट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, आज बिलावल ने यह भी कह दिया, उस पर भी सवाल उठाया। आपने सुना होगा, हो सकता है नहीं सुना, तो कुछ बातें हम आपसे शेयर कर लेते हैं। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म को अब समझना चाहिए कि वो कंटेनर पर नहीं है, वज़ीर आज़म को अंदाज़ा ही नहीं है कि उनके बयानात की कितनी अहमियत है। क्या कहेंगे? सबसे पहली बात कि बिलावल को किसी किस्म का कोई एहसास ही नहीं है आम आदमी का। जिस तरह से इनका रहन सहन है, जो बैरून मुल्क इनके असासे हैं, जदादें, ये रिलेट ही नहीं कर सकते गरीब आदमी से। ये कभी दही सिंध को तो छोड़ें, देहात का जो सिंध है वहां 70% से ज्यादा आबादी गुर्बत की लाइन के नीचे है। इनका जो दारुल खिलाफा कराची है सिंध का, वहां पे ही ये कभी मच्छर कॉलोनी नहीं गए, कभी लियारी के लोगों का इनको नहीं पता। ये ट्विटर पे बैठ के ट्वीट्स करते हैं या पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी बयान होता है ना। आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं कि ठीक है जी 18वीं तरमीम, वाह 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 वाह, 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार है, सिंध खुद मुख्तार है, ये काम किया हमने, वो लिस्ट दिखा दें। नहीं, कोई टेक्निकल बात नहीं करते। इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक भी काम नहीं बताते कि किया क्या है। अफसोस का मकाम है कि एक बार फिर बिलावल ने
मायूस किया है। और जो इस्तीफे का मुतालबा ये इमरान खान से कर रहे हैं उस पर तो यही कहेंगे, डियर बिलावल, द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, प्लीज डायल आफ्टर 3 years। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं है, आप 3 साल के बाद डायल करें और फिर 3 साल के बाद पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी, फिर आप अपने आप को लॉन्च करते रहना 5 साल, बजाय इसके कि अपने काम बताएं, सिंध में क्या किया और रिपोर्ट कार्ड दिखाएं। और दूसरी चीज सबसे अहम सवाल एक बात तो कल से की जा रही है फैसल साहब, और एक बात बिलावल ने भी दोहराई, वो जो रूलिंग एलीट या एलीट की बात कर रहे हैं, जाहिर है ये तमाम सूबों ने फैसला किया था ना लॉकडाउन का, तो जब इस तरह की बातें की जाती हैं कि एलीट ने फैसला कर लिया लॉकडाउन का, तो आम आदमी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास कहता है कि ये तो हम पे कोई जुल्म हो रहा है और अब हम इस लॉकडाउन की पासदारी नहीं करेंगे या गैर जरूरी तौर पर भी निकलेंगे, तो इसके रिपरकशंस होते हैं आम आदमी के जहन में। दूसरी बात यह है कि बिलावल जब ये कह रहे हैं कि ताफ्तान से जब ज़ायरीन आए तो बलोचिस्तान पे सारा बोझ डाल दिया गया, वहां उनकी मदद नहीं की गई वफाक की तरफ से, या फिर रायविंड इज्तिमा पे भी उन्होंने सवालात उठाए कि वहां पे हम भी पूछ सकते हैं कि वहां पर क्यों गफलत और कोताही बरती, तो इसके जवाब तो फिर होने चाहिए आप लोगों के पास। पहली बात ये जो एलीट की बात है, अभी इंडिया में जब उन्होंने किया तो क्या लोग इसलिए बाहर नहीं निकले कि उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन, वो इसलिए निकले हैं कि उन्हें भूख से उन्होंने कहा हम कैसे गुजारा करेंगे, हम तो मर रहे हैं। लोग फिर निकल आए। लोग तब निकलते हैं जब आप लोगों को बिल्कुल ऐसे उस कॉर्नर पे लगा दें, फिर लोग निकलते हैं, जिस तरह इंडिया में हुआ। तो इमरान खान ने पहले दिन से यह बात की है, आम आदमी की मेजर्स लिए हैं, पैकेज अनाउंस किया है, मजदूरों का पैकेज अनाउंस किया है, 1 करोड़ 20 लाख खानदान जो इंतहाई गरीब है उनका पैकेज अनाउंस किया है, साथ में स्मार्ट लॉकडाउन अनाउंस किया कि हमने आहिस्ता आहिस्ता चीजों को और फिर आहिस्ता आहिस्ता खोलना है। आज इटली, आज स्विट्जरलैंड, आज डेनमार्क, सारे लोग वापस पाकिस्तान के मेथड पे आ रहे हैं। सिंध ने क्या किया, बगैर तैयारी के आके जी खुद वफाक को कॉन्फिडेंस पे लिए, बगैर आके ऐलानात कर दिए। और जहां तक कोऑर्डिनेशन की बात है, बिलावल को नहीं पता कि इनके वजीर आला 10 मीटिंग्स अटेंड कर चुके हैं, बावजूद इसकी 18वीं तरमीम आई हुई है, उसके बावजूद इमरान खान ने एक प्राइम मिनिस्टर ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जिसमें तमाम सूबों के रिप्रेजेंटेशन है, 10 इजलास हो चुके हैं और मुराद अली शाह उनमें आते रहे हैं, अंदर आके एग्री करते हैं चीजों के, बिल्कुल हमें यूं करना चाहिए, बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे मुकर जाते हैं। तो इनकी ये जो बातें हैं ना, इनकी ये सारे सवालात, इनके जवाब पहले से इनको दिए हुए हैं। एक और अहम चीज ये है कि 18वीं तरमीम गई कहां, सिंध की खुद मुख्तारी कहां गई, ना काम करने की वजह से गौरतलब हो गई है वैसे 18वीं तरमीम भी, लेकिन आप पंजाब काम कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा काम कर रहा है, बलोचिस्तान काम कर रहा है, वफाक काम कर रहा है, सिंध तो सिर्फ कंप्लेन कर रहा है, सिंध तो काम नहीं कर रहा। सिंध जो है वो सिर्फ आके लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खुद आके इस्लामाबाद में बैठ के थे, वापस गए हैं। दूसरी चीज, इतने झूठ बोलते हैं ये, इन्हें चाहिए था कि ये कम से कम ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अफ्तारी के बाद कर लेते। रोजे में झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैसे भी नहीं बोलना चाहिए झूठ, लेकिन ये आदत से मजबूर है। यकीन कीजिए इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ पे सीनियर सहाफी और तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब भी मुझे सुन रहे हैं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो टाइम आ गया कि हम आपस में लड़ाई ना करें और प्रैक्टिकल काम आके बताएं कि हमने ये किया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि कंपीट विद ईच अदर इन परफॉर्मिंग गुड डीड्स, नेक काम करने में एक दूसरे पे सबकत हासिल करो, आए लोगों की खिदमत करने में एक दूसरे पे सबकत हासिल करें। आप ये कह रहे हैं कि वो कंपीट, वो ये मामला ना उठाते या हम एक दूसरे से बयानबाजी ना कर रहे होते, हालांकि बिलावल का भी एग्जैक्टली यही मौक़िफ़ है। जब हम उनकी 19 मार्च का बयान देखते हैं तो वो हम आपको वैसे याद दहानी के लिए सुना देते हैं, आई गेस लेट्स लिसन टू दैट, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आज उनका लहजा अगर बदला है तो उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। लेट्स लिसन कि हमने 19 मार्च को बिलावल ने क्या कहा था। सर, इस वक्त नहीं, ये वक्त नहीं है अपना वज़ीर आज़म पे तनकीद करने के लिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब मैं कहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इसका मुकाबला कर सकता है, तो इसका मतलब है कि मैं समझता हूँ कि हमारा वज़ीर आज़म समेत पूरा पाकिस्तान इसका मुकाबला कर सकता है। लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए जो साइंस और फैक्ट्स हमें बता रहे हैं, उन इक़दामात को हमें उठाना पड़ेगा। अब फैसल वो ये कहते हैं कि आप सिंध हुकूमत वज़ीर आला पे तनकीद करना छोड़ते ही नहीं है, ना वज़ीर आज़म ना उनके वज़रा, तो इसलिए अब आज शायद
तलखी भी नजर आई आप लोगों को? देखिए इनकी तलखी और इनका, क्योंकि ना किसी का एहसास है ना फिक्र है, जब मूड में होंगे आके तलखी दिखा देंगे, जब बिजी होंगे। ये मूडी से आदमी है, इनका कोई काम पे तो तवज्जो ही नहीं है ना। या तो लोगों का एहसास हो, या कोई प्लान हो, या कोई एक्शन हो जिसपे अमल करते करते बीच में कुछ हो गया। कुछ ऐसा नहीं है, बस सुबह उठेंगे लेट, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, चले जाएंगे, कोई और इसके अलावा कोई काम नहीं इनका। दूसरी चीज तनकीद, भाई बात यह है कि जो बातें तो होती हैं काम के बाद, आप भी काम करें, हमारे जितने वजीर हैं वो काम करते हैं, डेली हमारी ब्रीफिंग होती है, डेली आके बता, कभी बात नहीं करते किसी और पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कि नून ये कर रही है, पीपल्स पार्टी ये कर रही है, नहीं। सारे वजीर आके, चाहे वो डॉक्टर मिर्जा हो, चाहे वो असद उमर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर भी आके बताते हैं कि ये काम कर रहे हैं, ये मेजर्स लिए हैं, ये टेक्निकल चीजें की हैं, ये पैकेज अनाउंस किया है, इस तरह से करना है। क्वारंटीन सेंटर्स के दौरे हो रहे हैं, लोगों की जो भी सर्विसेज उनको दे रहे हैं उनका जायजा ले रहे हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद आपके सामने है जो वजीर सेहत है पंजाब की, तैमूर जगड़ा आपके सामने है जो वजीर सेहत है खैबर पख्तूनख्वा के, डॉक्टर मिर्जा आपके सामने है जो वजीर सेहत है वफाक के। लेकिन सिंध के वजीर सेहत का यकीन करें बहुत से लोग अभी सुन रहे हैं, उनको नाम भी नहीं आता, वो गूगल करना पड़ेगा। आपको आता होगा, हुमा को आता होगा, मजहर भाई को शायद आता हो, लेकिन लोगों को गूगल करना पड़ेगा। मजहर साहब को आता होगा क्योंकि हम लोग इन्वॉल्व है ना इन चीजों में, लेकिन लोगों को नहीं पता, जिनके पास उनको जाना है, जिनके लिए उन्हें काम करना है, वो उन बेचारों को तो गूगल करना पड़ेगा, यकीन कीजिए। अच्छा, मजहर साहब भी इधर हैं, तो मजहर साहब आप बता दें कि ये आज जो सारी बड़े तल्ख लहजा था बिलावल का, वॉज ही जस्टिफाइड? मतलब सेनेटर फैसल तो कह रहे हैं कि बिल्कुल कि ऐसी कोई वजह भी नहीं थी। देखिए फैसल हमारा दोस्त है, फैसल जो बात कह रहा है वो अपनी जगह दुरुस्त होगी, लेकिन अगर हम 26 फरवरी के बाद से ऑनवर्ड्स देख लें तो आपको नज़र आएगा कि सिंध ने जो इनिशिएटिव लिया था लॉकडाउन का, वो कलेक्टिवली लिया था, वो इंडिविजुअली नहीं लिया था। सिंध के वज़ीर आला ने तमाम जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इंक्लूडिंग MQM पाकिस्तान, उन सबको बुला के लॉकडाउन का फैसला किया था। और उस फैसले को फॉलो किया फिर पंजाब ने, उस फैसले को फॉलो किया फिर खैबर पख्तूनख्वा ने। ये आप डेट्स उठा के देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। दूसरी बात, अगेन ये बात ठीक है कि जो इमरान खान की कंसर्न है कि लॉकडाउन के नतीजे में बेरोजगारी बढ़ेगी, ये बिल्कुल ठीक है। उनकी कंसर्न है कि जी भूखा जो आदमी जो है, जो डेली वेजर्स है, उसके लिए क्या होगा, ये बिल्कुल कंसर्न उनकी दुरुस्त है। लेकिन इसका जो फोरम है, मैं अगेन ये कहूँगा कि चाहे बिलावल भुट्टो हो, मुराद अली शाह हो, इमरान खान हो, जब आपने एक नेशनल अथॉरिटी बना दी है तो फिर सिर्फ एक जगह से स्टेटमेंट आना चाहिए। और देखिए लॉकडाउन की हिमायत में जो सबसे वोकल आवाज़ है वो डॉक्टर्स की है, और उस आवाज़ को अहमियत देने की ज़रूरत है। जो सबसे इसलिए कि अगर आपके मरीजों की तादाद बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो आएगा वो डॉक्टर्स पर आएगा, और कोई इतना प्रेशर, खुदा ना करे इतना प्रेशर आ जाए कि डॉक्टर्स काम करना छोड़ दें। तो जो विफाक और सूबों को समझने की ज़रूरत है, और खुद वज़ीर आज़म को समझने की ज़रूरत है, उस नेशनल अथॉरिटी को समझने कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर है वो डॉक्टर्स हैं। अब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की आप अक्रॉस द बोर्ड, यानी चारों सूबों की जो PMA हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उठा लें, उनका मौक़िफ़ क्या है। जो डॉक्टर्स जो जिस दबाव का शिकार हैं वो उसको कंसर्न कर रहे हैं कि भाई इस पर सख्ती करें, मरीजों की तादाद बढ़ रही है, इसको चेक करें, क्योंकि मरीजों की तादाद बढ़ती है। देखिए डेथ रेट्स या रेशो बढ़ने का मसला नहीं है, मसला ये है कि अगर ये तादाद 15,000 आज हो गई है और अगले 15 दिन में 20,000 हो जाएगी तो आपकी कैपेसिटी वो नहीं है, इसलिए लॉकडाउन की बात हो रही है। लॉकडाउन की बुनियादी बात इस वजह से हो रही है कि वो प्रेशर, वो कैपेसिटी आपकी नहीं है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दे दिया और पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आपके डॉक्टर्स कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल मज़हर साहब, यू हैव अ पॉइंट देयर, और डॉक्टर्स फ्रॉम एवरी प्रोविंस आर एब्सोल्युटली सेइंग द वेरी सेम थिंग कि अभी तक तो फिर भी मामला संभाला हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ थे, मजहर अब्बास साहब हमारे साथ थे, ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो अभी काफ़ी लंबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक के बाद मिलते हैं। ऑलराइट, जस्ट सी यू इन अ बिट।
वेलकम बैक। और आप लोग हमें ट्वीट्स आ रहे हैं और क्या कर सकते हैं, सारों का ये कहना है भी पहले 1 घंटे में तो आपसे मुलाकात ही नहीं हुई, बट वी आर हेयर, अभी भी बहुत सी बातें करनी है और अब हमारा साथ हर रोज़ का है, तो इट्स ओके अगर 1-2 घंटे बीच में इधर हो जाए। लेकिन अभी एक और मामला हुआ जो हमने डिस्कस करना है, वो ये कि चले जहाँ दुनिया में कोरोना वायरस की बातें हो रही हैं और बहुत से मामलात ज़रा नीचे से चले गए हैं, दब गए हैं, क्रिकेट का मामला एक दफ़ा ज़रा खुलकर सामने दोबारा से। और अगर आपको नहीं पता, वैसे नहीं हो सकता, पाकिस्तान में क्रिकेट के बारे में सारों को पता होता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, तो फिर हम भी हैं इधर आपको बताने के लिए। वी टॉक अबाउट दैट। सलीम मलिक की क्रिकेट मंजरनामे पर एंट्री क्या हुई, मैच फिक्सिंग के इल्जामात का पेंडोरास बॉक्स खुल गया है और एक के बाद एक किरदार सामने आ रहे हैं। मैच फिक्सिंग पर सजा याफ्ता साबिक कप्तान सलीम मलिक क्रिकेट की दुनिया में वापसी का ये उज़र लेकर आए हैं कि क्रिकेट करप्शन के दीगर मुजरमों को छूट मिल सकती है, तो उन्हें क्यों नहीं। वैसे सोचा तो उन्होंने सही होगा, उनको तो यही लग रहा होगा। आपको बताएं कि जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए सलीम मलिक ने ये तक कह दिया कि वसीम अकरम और वकार यूनुस उनके खिलाफ साजिशें करते रहे हैं। जिस दौर में ये सब मामला शुरू हुआ था, उस दौर के बोर्ड चेयरमैन आरिफ अब्बासी भी मैदान में आ गए और उनका कहना है कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली भी मैच फिक्सिंग का एतराफ़ कर चुके हैं। मगर इंतखाब आलम ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं किया था। सुनिए क्या कहा। जब श्रीलंका का टूर ख़त्म हुआ था तो इंतखाब आलम ने आके मुझे बताया था कि ये बासित अली साहब थे, इन्होंने मुझसे आके कन्फेस किया था कि मैं मुलविस था क्रिकेट फिक्सर बुकीज़ के साथ, और अब मैं हर किस्म की कसम खाता हूँ कि मैं अब कभी नहीं करूँगा और मुझे माफ़ कर दें। और इस पर बासित अली कैसे खामोश रहते। बासित अली का कहना है कि आरिफ अब्बासी का दावा झूठा है, अदालत से रुजू करूंगा, और इसके बाद भी बहुत से मामला सामने आए। हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, अब नए किरदार, नए नाम सामने आ रहे हैं, ये लगता है मामला काफ़ी दूर तक जा सकता है और बड़े बड़े नाम भी प्रॉबेबली इसकी जद में आ सकते हैं। जी हाँ अब्दुल्ला, हमारे जो दोस्त है ना वो बासी रोटी पर देसी घी का तड़का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 20 साल पुरानी कहानी है, लेकिन बात रुसवाई की भी है, लेकिन हकायक यही है जो बयान किए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने जस्टिस कय्यूम के सामने पेश होकर हकायक बयान किए, कुछ लोग हकायक से पलट गए। एक पाकिस्तानी कप्तान का बार बार जिक्र आता है, सलीम मलिक भी उस दिन शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे कि दूसरे लोग कैसे बच गए। दरअसल अदालतें विटनेसेस पे जाती हैं, गवाहों पर जाती हैं, लेकिन अताउर रहमान जो विटनेस बने जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट में, पहले उन्होंने बयान दिया, वो बयान से पलट गए। अताउर रहमान को झूठ बोलने पर सजा हुई। लेकिन 90 की दहाई की पाकिस्तान की जो तारीख है वो बहुत क्या तारीख है। मेरे ख्याल में अब देखें, तारीख तो हम उसको पलट नहीं सकते, लेकिन इस वक्त जो इस पूरी कहानी के बाद जो भट्टी साहब, अगर तारीख 90 की दहाई की आपने कहा बड़ी स्याह है, तो उसमें सिर्फ ये 2 तो नहीं थे। अभी देखें जैसे कि बासित अली साहब का नाम भी आ गया, और भी बड़े बड़े नाम हैं जो कि बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं, बड़ा नाम है, बड़ी इज्जत है, बड़ा एहतराम है उनका। सो मे बी, और अभी भी कनेक्टेड है बहुत से लोग क्रिकेट के साथ। सो यू नो, नाम तो सारों के हैं। हुमा 150 सफ़ात की रिपोर्ट है जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट। उसमें बाद लोगों के नाम है, बाद लोगों के बारे में मुख्तलिफ वाक़यात को भी कोट किया गया है, लेकिन आगे जाके जैसे आप कहते हैं कि शवाहिद न होने की वजह से कुछ लोगों को उन्होंने फाइन किया, लेकिन चंद लोगों के बारे में बार बार कहा जाता है कि इनको आम ओहदे दे दिए गए। लेकिन मेरा ख्याल है, मैंने तो रिपोर्ट आज दोबारा पढ़ी, ऐसा नहीं है। जिन जिन लोगों के बारे में रिकमेंडेशन दी, बहुत सारी रिकमेंडेशन जो सिफारिशात थी उन पर अमल दरामद हो गया। लेकिन जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बड़ी तेजी से इस कानून साजी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें देखिए अब जो हो गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई प्लेयर मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग करता है तो फिर उस पर सजा होगी। तो ये कानून पार्लियामेंट में पास होने जा रहा है। लेकिन बहरहाल इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो खुद बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। इस रिपोर्ट में एक जगह उन्होंने भी सलीम मलिक का जिक्र किया, जिसमें इमरान खान कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट के एक मैच में मैच फिक्सिंग हो रही थी और मुझे बताया गया कि हबीब बैंक के कप्तान सलीम मलिक थे। लेकिन मसला ये है कि या तो फिर जिस तरह चीनी और आटे की FIA इंक्वायरी कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक वंस फॉर ऑल
90 की दहाई से लेके आज 2020 तक की जो तारीख है, इसमें इंक्वायरी करवाने का ऐलान करते। देखिए, कल खालिद महमूद साहब का बयान भी शह सुर्खियों में दिन भर मीडिया पे चलता रहा, आज अखबारात में भी छपा हुआ है। मैं कराची प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी का मेंबर था, स्पोर्ट्स का कन्वीनर था। हमने जुलाई 1999 में वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद खालिद महमूद साहब को बुलवाया कराची प्रेस क्लब में, मीट की प्रेस में हुआ है। और खालिद महमूद साहब ने कोड एंड कोड आपको बता रहा हूँ कि एक तो वो पाकिस्तान के प्लेयर्स को डिफेंड करते रहे, लेकिन कल मैंने पढ़ा 21 साल बाद जब खालिद महमूद साहब बयान दे रहे थे तो वो बिल्कुल उसके उलट बयान दे रहे थे। अब वो कह रहे थे कि 3 मैचेस एग्जिट किए गए थे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका वकील साहब, थैंक यू। वैसे पंडोरास बॉक्स अगर खुले तो बहुत से गड़े मुर्दे उखड़ेंगे और बहुत बदनामी भी होती है फिर उसके साथ साथ। जो हो गया मेरा ख्याल है कि वो हो गया। मेरा तो जब लोग देखते हैं, जब पास्ट क्रिकेटर्स वगैरह भी देखते हैं कि अ लॉट इज गोइंग ऑन, तो फिर उनका भी दिल चाहता है कि बीच में ऑब्वियसली या तो वो अपनी फिर क्लियर करवाएं कुछ बातें जो कि उनको लगता है कि अनफेयर हुई होंगी। सो एवरीबडी हैज़ अ राइट टू एटलीस्ट स्पीक। अब आगे क्या होता है, ऑफ कोर्स वील कीप यू पोस्टेड। जी, आपको बताएं कि कोरोना और लॉकडाउन के दिनों में जानवरों का भी ख्याल रखना है और ये बात बार बार दोहराने की ज़रूरत है। यही बात अदाकारा उशना शाह ने भी निहायत दुख भरे अंदाज में दोहराई और अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अदाकारा ने लिखा कि चूंकि वो जानवरों के हकूक़ के लिए सरगर्म हैं, इसलिए उन्हें जानवरों पर तशद्दुद की बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो मौसूल होती रहती हैं। और एक वीडियो पर तो ख़ास तौर पर वो काफ़ी अपसेट थी। उशना शाह ने अभी हमें ज्वाइन किया है, पेट लवर हैं, अदाकारा हैं। बहुत शुक्रिया उशना, आपने वक्त दिया। उशना, आपकी वीडियो सामने आई है जिसमें जानवरों पर मजालिम की एक बड़ी भयानक तस्वीर दिखाई गई है। हम लोग जानवरों के साथ ज़ाहिर रहम का सलूक क्यों नहीं करते, आपको क्या वजह समझ आती है इसकी? अस्सलाम वालेकुम हुमा, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच सबसे पहले कि आप लोगों ने मुझे अपने शो पे इस तरह बुलाया। मैं ये सवाल अपने आप से काफ़ी पूछ चुकी हूँ कि हम जानवरों के साथ रहम क्यों नहीं करते, हम इस तरह से क्यों हैं। और इसका जवाब जो मेरी वीडियो मैंने लगा भी दी, मैं उस वक्त थोड़ी इमोशनल हुई भी थी, उसके कमेंट्स में आपको मिल जाएगा। जो एनिमल्स का इशू है उसको समझा एक नॉन इशू जाता है, क्योंकि एनिमल्स बेजुबान को एक एंटिटी नहीं समझा जाता, एक ज़रूरी कॉज समझा ही नहीं जाता। इतनी कॉजेज हैं जिनके ये लोग आवाज़ उठाते हैं, तो एक दो आवाज़ें जब इनके लिए उठती भी हैं तो उनको ऐसे दबा दिया जाता है कि ये चीज़ तो ज़रूरी है ही नहीं। हम एज ए सोसाइटी जिस तरह जानवरों को ट्रीट करते हैं उसकी कॉज जहालत है, बेहिसी है, आई डोंट नो क्या है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारे मुल्क में एम्पैथी जिसे एहसास कहते हैं बिल्कुल वो क्यों नहीं है। कहने का भी यही मतलब है और शायद कुछ हद तक ये सही भी बात है कि इसको प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत ही नीचे आ जाता है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, एंड यू आर वेरी राइट टू फील द वे यू आर फीलिंग। जानवरों को खाना देना, उन्हें ज़िंदगी का हक देना, हमें इसी तरफ जाना होगा। वी रियलाइज दैट। इसके लिए क्या हो सकता है? क्या आप सजेस्ट क्या करेंगी कि हुकूमत कुछ करे या माशरे को खुद अपनी सोच बदलनी होगी? What are your thoughts on that? हम करें भी क्या इसके बारे में? हम कोई रिपोर्ट दर्ज करवाएं? कोई लॉ तो है नहीं। तो वी नीड टू पास लॉज कि ये एक क्राइम है। दूसरा, हमें बच्चों में एम्पैथी पैदा करनी चाहिए, स्कूलों में सिखाना चाहिए। फिर गवर्नमेंट को पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट इश्यूज करनी चाहिए ताकि टेलीविजन पे एड्स आए कि समझाया जाए लोगों को, ये जहालत हटाई जाए कि भाई बेरहम मत हो। अजाब अगर आते हैं तो इस वजह से भी आते हैं, और अजाब को छोड़ो, वैसे ही जरा इंसान बन जाओ, क्योंकि हम तो हैवानों से भी बदतर हैं। जानवर तो हमसे बहुत बेहतर हैं। जानवर इस तरह टॉर्चर थोड़ी करते हैं एक दूसरे को बिला वजह। तो आई थिंक ये स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है कि हम एक काइंड नेशन बन जाए। और अगर ज़बरदस्ती है पाकिस्तान को एक काइंड रहमदिल नेशन बनाना, तो आई थिंक द गवर्नमेंट शुड डू इट। क्योंकि हमारी पीएम ने प्रॉमिस तो किया था जब इलेक्शन जब जीते थे प्राइम मिनिस्टर साहब इलेक्शन, तो उन दिनों में एक काफ़ी जानवरों के साथ बुरा सलूक हुआ था। एक दो गधों के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ था। उनके ऊपर पॉलिटिकल स्लोगन रख के उनको गाड़ियों से मारा गया था, उनको डंडों से मारा गया था। बहुत बहुत बुरे भयानक केसेस ऐसे आए थे। तो पीएम साहब ने अपनी वो फेमस स्पीच में कहा तो था कि ये चीज़ गलत है और इस पर स्टेप्स लेंगे। तो भाई स्टेप्स ले लें, अब कब लेंगे? बहुत शुक्रिया उशना हमसे बात करने का। एंड यस वी डू रिमेंबर वो गधों वाली भी हमें खबर याद है और उस वक्त भी बहुत दुख हुआ था। एम्पैथी का वर्ड आपने यूज़ किया है, एंड आई गेस एज अ करिकुलम भी हमारे अगर बच्चों जब पढ़ रहे होते हैं घरों में भी सिखाया जाए कि अगले का गम जो है वो इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, वो समझने की ज़रूरत है। सो दैट इज़ समथिंग एज अ नेशन वी नीड टू डू। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं इस पर।
वेलकम बैक। और इस सारी चीज़ों में हम ये भूल ही गए कि आज 1 मई है और आज मे डे है। आपको पता है ना, मे डे होता है लेबर डे, तो उस हवाले से भी हमने बात करनी है। और आपको बताएं कि वैसे तो यौम मज़दूर हर साल जब आता है तो मज़दूर मज़ीद बुरी हालात में होते हैं, लेकिन इस दफ़ा कोरोना वायरस लॉकडाउन ने मज़दूरों को तारीखी आजमाइश में मुब्तला कर रखा है। इट्स रियली बैड। पाकिस्तान में भी लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर मज़दूर तबके पर पड़ा है और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि लॉकडाउन ने 1 करोड़ 20 लाख अफराद का रोज़गार छीना है। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा तरक्यात और मनसूबाबंदी ने खदशा जाहिर किया है कि सूबे में 13 लाख अफराद नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे। सिंध काबीना ने सिंध को कोविड-19 इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस 2020 मंजूर किया है, जिसके तहत सूबे में किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन इसके बावजूद बड़े पैमाने पर लोग फारिग किए जा रहे हैं और अगर फारिग नहीं भी किए जा रहे तो जाहिर है जब तक कारोबार बंद हैं तनख्वाहें उन्हें नहीं दी जा सकती हैं या नहीं दी जा रही हैं। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नेशनल ट्रेड यूनियन नासिर मंसूर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मज़ीद बात करते हैं। नासिर मंसूर साहब, इतलात हैं कि हुकूमत की वाज़ेह हिदायत के बावजूद मुल्क भर में मज़दूरों को काम से निकाला जा रहा है, उनकी नौकरियों से ऑब्वियसली उनकी जा रही हैं नौकरियाँ। आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं, कितने मज़दूरों का रोज़गार जो है वो छिन गया है कोरोना वायरस के बाद? गवर्नमेंट ने बहुत वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान किया था कि लॉकडाउन के दौरान जो है ना तो वर्कर्स को निकाला जाएगा और बल्कि उनकी उजरतें जो है उनको बर वक्त अदा की जाएंगी। लेकिन ये दोनों अहकामात को जो है यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्टों ने हवा में उड़ा दिया है। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक, बिल्कुल मोहतात अंदाजे के मुताबिक 6 मिलियन से ज़्यादा वर्कर्स जो है वो काम से फारिग हो चुके हैं। सिर्फ कराची में इतलात हैं कि 20 लाख से ज़्यादा वर्कर्स जो हैं उनको काम से निकाला जा चुका है और 90% ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जिन्होंने मार्च की सैलरीज भी जो है वर्कर्स को नहीं दी है और वर्कर्स पूरे मुल्क में इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। बहुत अलार्मिंग नंबर्स हैं नासिर साहब। अगर यही हालात रहे तो फिर कितने लोगों को आप आने वाले दिनों में रोज़गार खोता हुआ देख रहे हैं, या इस सिलसिले में हुकूमत को अगर कुछ करना चाहिए, वैसे तो करना चाहिए ही, क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, ये बहुत सूरत हाल बहुत भयानक है। इस वक्त तो लॉकडाउन है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा इसकी जो सिविरिसिटी जो है, इसकी ख़तरनाक जो रुझान की अलामतें उस तरीके से नज़र नहीं आ रही हुकूमत को। लेकिन जो ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तो एक अंदाज़ा ये है कि 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा वर्कर्स जो हैं अपनी जॉब से चले जाएंगे और इसके नतीजे के अंदर जो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर भी इसके असरात मुरतब होंगे। हम हुकूमत से बार बार ये कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन के दौरान जो है वर्कर्स को उनकी सैलरीज दी जाएं और सैलरीज के साथ साथ जो उनको रिलीफ जो है वो किसी तरीके से उनको पहुंचाया जाए। दूसरा ये है कि हमारे ही मुतालबे के गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक से कहा है कि वो मालिकान को जो है 3 या 4 महीने की सैलरीज जो हैं देने के लिए आसान किस्तों पर लोन दे और स्टेट बैंक ने वो जो है लोन देने का ऐलान भी किया। वो 3% के ऊपर उन्होंने कहा है कि ये वर्कर्स की सैलरीज पे करने के लिए वो लोन ले सकते हैं, लेकिन मालिकान ने वो लोन लेने से इनकार कर दिया है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि हेल्थ की फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाए और जितना भी हेल्थ का जो है और सोशल सिक्योरिटी जो है पाकिस्तान के हर शहरी को मिलना चाहिए और उसके लिए गवर्नमेंट जो है इकदाम करे। जी बहुत शुक्रिया नासिर मंसूर साहब, हमसे बात करने का बहुत ही अफसोस की बात है। एंड आई होप देयर इज सम लीगल वे आउट फॉर दिस एज वेल कि जब हुकूमत कह चुकी है कि अनलॉफुल है किसी को नौकरी से निकालना इस टाइम पे, तो देन इट इज़ अनलॉफुल और इसके लिए तो कोई इन लोगों को लीगल हेल्प की ज़रूरत होगी। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग राइट नाउ हु वुड डेफिनेटली कॉन्टैक्ट देम और अस अगर मदद हो सकती है। और पता है क्या, अगर अनलॉफुल भी तो सर्टनली होना ही चाहिए और वैसे भी आपको अखलाकी तौर पे भी किसी को नौकरी से नहीं निकालना चाहिए। लेकिन जो कारोबार बंद है उमा, अगर वो अपने वर्कर को नौकरी से नहीं भी निकाल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वर्कर को कोई और नौकरी मिल रही है और वो छोड़ के चला जाएगा। नौकरियां तो वैसे खत्म हो गई हैं, वो भी तो घर ही बैठा हुआ है। लॉट ऑफ पीपल माइट थिंक कि जी हमारा मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकल डाउन आपके घरों में भी हो जाता है कि हम अपने वर्कर्स को भी आप पे करें और प्लीज़ इस वक्त नौकरी से ना निकालें। क्विकली हम आपको जो अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं वो भी हाईलाइट करनी चाहिए। किस तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार, पुलिस हो या ये तो पर्टिकुलरली रेंजर्स एहलकार हैं, जो किस तरह से आवाम जो सड़कों पे मौजूद हैं उनकी मदद के लिए आ रहे हैं। देखिए किसी शख्स के पास एक वज़न बहुत भारी था और ये बीमार शख्स है और उसका वजन उन्होंने खुद उठा लिया है, जिनके पास बहुत ही भारी थैला है एंड ही कुड नॉट ऑब्वियसली क्रॉस द रोड टू पिक इट अप। सो सोशल मीडिया पे खासी वायरल हुई है वीडियो और हमने सोचा वीडियो एंड सो इंस्पायरिंग एज वेल। इतने इट जस्ट टेक्स दिस, एक एहसास है, दैट्स ऑल इट टेक्स कि किसी की मदद करना है, दैट्स इट। उसके बाद वो चला जाएगा। रेंजर भाई हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक छोटी सी नेकी है जो
बहुत फ़र्क डाल सकती है आपकी ज़िंदगी में। ऑलराइट, सो इफ़ यू हैव एनी वीडियोस ऑफ यू डूइंग समथिंग इस किस्म का तो हमें भेजें, वी डोंट माइंड एट ऑल, हम उनको भी चलाएंगे और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। हैव अ ग्रेट इफ्तार, हैव अ ग्रेट इवनिंग। बाय।